हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एवर स्टडी क्लासेस। सो गाइस, आज इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। असिस्टेंट प्रोफेसर्स के डिफरेंट एग्जामिनेशंस में स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं उन्हें आज इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। सो स्टार्ट करते हैं हमारा आज का ये डिस्कशन ऑन स्टैटिस्टिक्स एंड रिसर्च प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। एवर स्टडी क्लासेस के वेरियस कोर्सेज अवेलेबल हैं आपके एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए। आप इन कोर्सेज को चेकआउट कर सकते हो एवर स्टडी क्लासेस की वेबसाइट। इसके अलावा ऐप के ऊपर भी आप इन कोर्सेज के बारे में जानकारी ले सकते हैं। So the question is, the manager of Fresh Drink Incorporation states that he is very concerned with the continuing decline in sales of the company's major product, an apple juice soda. The manager has asked an expert for assistance in finding the reasons for the sales decline. The most appropriate way to begin would be with। तो देखिए, इस क्वेश्चन में यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, केस हमें दिया हुआ है कि फ्रेश ड्रिंक्स इनकॉर्पोरेशन के मैनेजर हैं जो कंसर्न है कि उनकी जो सेल्स है वो डिक्लाइन हो रही है। उनका एक मेजर प्रोडक्ट है एप्पल जूस सोडा, जिसकी जो सेल्स है वो लगातार डिक्लाइन हो रही है। तो मैनेजर ने अब एक एक्सपर्ट से जो है वो असिस्टेंस मांगी है कि आप हमें बताइए कि जो सेल्स है वो डिक्लाइन क्यों हो रही है। तो हम सबसे पहले हम किस चीज से स्टार्ट यहाँ पर करेंगे, मोस्ट अप्रोप्रिएट वे हमारा क्या होगा। ऑप्शंस देखिए यहाँ पर दिए गए हैं, एक्सप्लोरेटरी रिसर्च, डिस्क्रिप्टिव रिसर्च, एन एक्सपेरिमेंट या फिर अ कंज्यूमर स्टडी। तो देखिए, इस केस में हम स्टार्ट करेंगे एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से। एक्सप्लोरेटरी रिसर्च क्या होती है, जिसे हम इनिशियल लेवल के ऊपर करते हैं, राइट, जिसमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसके बारे में ज्यादा बेहतर तरीके से जानने के लिए हम चीजों को एक्सप्लोर करते हैं, तो उसे कहा जाता है एक्सप्लोरेटरी रिसर्च। सो इस केस में हमें रीजन ढूंढना है कि सेल्स डिक्लाइन क्यों हो रही है, राइट। तो सबसे पहले हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से स्टार्ट करते हैं। इवन हम कोई भी रिसर्च करते हैं तो हम एक्सप्लोरेटरी रिसर्च से ही स्टार्ट करते हैं, जिसमें जो हमारी प्रॉब्लम है उसको बेहतर तरीके से हम डिफाइन कर पाए, उसके लिए एक्सप्लोरेटरी रिसर्च जो है वो करी जाती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, from a set of 17 cards number 1 to 17, one is drawn at random, but is the probability that card drawn bears a number which is divisible by 3 और 7। तो हमें यहाँ पर देखिए बताया गया है कि 1 से लेकर के 17 तक हमारे पास कार्ड्स हैं। अगर हम एक नंबर यहाँ पर रैंडमली ड्रॉ करते हैं तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि जो नंबर हम ड्रॉ करेंगे वो 3 या 7 से डिवाइड होगा। तो इसमें हमें यूनियन वाला फॉर्मूला जो है वो यूज करना पड़ेगा। तो हम ये हमारा जो फॉर्मूला होता है वो है प्रोबेबिलिटी ए यूनियन बी, राइट। इसके अलावा हमारा आ जाए प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए, राइट, प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ कि जो दोनों इवेंट हैं हमारे वो एक साथ हों, राइट। तो ये हमारा फॉर्मूला होगा। तो सबसे पहले अगर हम देखें कि ऐसा केस क्या हमारे पास है जहां पर एक ऐसा नंबर हमारे पास आ सकता है जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होगा। तो ऐसा नंबर जो 3 और 7 दोनों से डिवाइड होता है वो 1 से अगर हम काउंट करना स्टार्ट करें तो वो 21 होता है। लेकिन क्वेश्चन में जो है वो हमें बोला गया है कि 1 से 17 तक हमें लेना है, तो ये प्रोबेबिलिटी तो हमारी बिल्कुल कैंसिल हो गई। अगर हम देखें कि ऐसा नंबर जो 3 से डिवाइड होगा, और 1 से 17 के बीच में आता है, तो वो है हमारे 3, 6, 9, 12 एंड 15। तो क्या है, 5, राइट। 7 की अगर हम बात करें तो एक हमारा 7 हो जाएगा, एक हमारा 14 हो जाएगा। तो ये प्रोबेबिलिटी कितनी है हमारी, 2 है, 2 केसेस हैं, राइट। तो हमारे यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए कितनी है, 5 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यानी कि 7 कितनी बार आ सकता है, 2, और एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट ए एंड बी, यानी कि साथ में अगर हो सकते हैं। तो ऐसा केस हमारे पास नहीं है क्योंकि 21 हमारा फर्स्ट नंबर आता है, तो 17 तक ही हमें लेना है, तो ये आएगा 0। और इसको डिवाइड हम कर देंगे टोटल जो हमारा केसेस हैं, यानी कि 17। तो यह आ जाएगा हमारा 5 टू 7 माइनस 0 इज इक्वल टू 7। तो 7/17 ये हमारी प्रोबेबिलिटी होगी कि अगर हम 1 से 17 के बीच में कोई नंबर रेंडमली ड्रॉ करते हैं तो वो 3 और 7 से डिवाइड होगा। तो उसकी जो प्रोबेबिलिटी है वो है 7/17, जो है यहाँ पर दिया हुआ है हमारे ऑप्शन नंबर बी में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लोएस्ट वैल्यू ऑफ वेरिएंस कैन बी। तो यहाँ पर देखिए पूछा जा रहा है कि वेरिएंस की जो लोएस्ट वैल्यू है वो क्या हो सकती है, राइट। लोएस्ट वैल्यू हमें यहाँ पर बतानी है। ऑप्शंस में दिया हुआ है, देखिए, +1, -1,
-3 एंड 0। तो देखिए लोएस्ट वैल्यू की अगर हम बात करें तो वेरिएंस की जो लोएस्ट वैल्यू है हमारी वो 0 हो सकती है, तो आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। राइट, एक बात हमेशा आपने याद रखनी है कि जो वेरिएंस की वैल्यू है इट कैन नेवर बी इन माइनस। माइनस में क्यों नहीं हो सकती, क्योंकि जो वेरिएंस है वो एवरेज होती है ऑफ स्क्वायर्ड डेविएशन। राइट, तो इसलिए जिसकी जो वैल्यू है वो कभी माइनस में नहीं आती है, जो लोएस्ट वैल्यू है वेरिएंस की वो 0 ही हो सकती है, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। Next question is, a company would like to study the impact of advertising expenditure on sales and sales revenue. This is an example of dash research. तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक कंपनी है, वो ये स्टडी करना चाहती है कि उनके जो एक्सपेंडिचर हैं एडवर्टाइजिंग के यानी कि एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस को अगर हम बढ़ा रहे हैं या कम कर रहे हैं तो उसका हमारे जो सेल्स है और सेल्स रेवेन्यू है उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट जो है वो पड़ता है। तो ये किस तरह की हमारी रिसर्च होगी। ऑप्शन है हमारे पास प्रिस्क्रिप्टिव, कैजुअल, सेकेंडरी एंड एक्सप्लोरेटरी। राइट, देखिए इस तरह की रिसर्च को हम बोलते हैं कॉजल रिसर्च। कॉजल रिसर्च हमारी कौन सी रिसर्च होती है जिसमें हम कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप को स्टडी करते हैं। राइट, यानी कि एक पर्टिकुलर वेरिएबल हमारा कॉज है और दूसरा उसका इफेक्ट है। तो यहाँ पर देखिए इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, इम्पैक्ट ऑफ एडवर्टाइजिंग एक्सपेंडिचर, ये हमारा बेसिकली कॉज है और सेल्स रेवेन्यू हमारा इसका इफेक्ट है। तो कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप हम यहाँ पर देखना चाह रहे हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा causal research. Right answer will be option number B. Next question is, if a statistical test is significant, it means that. तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि अगर स्टेटिस्टिकल टेस्ट हमारा सिग्निफिकेंट है तो इसका क्या मतलब होता है। ऑप्शन है हमारे पास, द रिसर्चर कैन जर्नलाइज द फाइंडिंग्स ऑफ द स्टडी विद ए प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटी। B is the researcher understands the data. C is there is a nil probability for committing a type 1 error, and D is the test is descriptive. तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए क्यों, क्योंकि देखिए जब भी कोई हमारा टेस्ट सिग्निफिकेंट होता है तो इसका मतलब है जो रिसर्चर है जो उसकी स्टडी की फाइंडिंग्स है उनको वो जर्नलाइज बेसिकली कर सकता है विद द प्री डिफाइंड प्रोबेबिलिटीज। राइट, अगर हमारा जो टेस्ट है वो सिग्निफिकेंट है इसका मतलब है जो रिजल्ट्स हमारे आ रहे हैं, जो भी रिजल्ट्स हमें रिसर्च के मिल रहे हैं वो बाई चांस नहीं है, उसके पीछे एक रीजन है, वो सिग्निफिकेंट है। राइट, तो इसलिए जो स्टडी की फाइंडिंग्स हैं उनको जर्नलाइज किया जा सकता है अगर हमारे रिजल्ट्स जो हैं वो सिग्निफिकेंट हैं, तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is, the term used to describe all possible outcomes of an event collectively is called. तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि अगर एक इवेंट अकर हो रहा है तो उसके जितने भी पॉसिबल आउटकम्स हैं उनको डिस्क्राइब करने के लिए हम कौन सी टर्म का यूज करते हैं। ऑप्शन है हमारे पास सैंपल, सैंपल स्पेस, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन या फिर कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। तो देखिए जितने भी पॉसिबल आउटकम्स होते हैं एक इवेंट के उसको डिस्क्राइब करने के लिए जो टर्म यूज होती है वो है हमारी सैंपल स्पेस। सो राइट आंसर हमारा यहाँ होगा सैंपल स्पेस। इसको आप ऐसे समझिए, अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं तो एक कॉइन जब फ्लिप होता है तो क्या प्रोबेबिलिटी है हमारे पास, या तो हेड आएगा या टेल आएगा। तो इस केस में हमारा सैंपल स्पेस क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस हमारा होगा या तो हेड आएगा या तो टेल आएगा। राइट, यही दो पॉसिबल आउटकम्स हैं अगर आप एक कॉइन को फ्लिप करते हैं। राइट, सो इस चीज को हम बोलते हैं सैंपल स्पेस। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। Next question is, a researcher was interested in on job stress levels of employees while performing a particular task. She took the same group of 120 employees from three different age groups and measured their anxiety out of 100. The data was normally distributed. Which test should she use to compare the anxiety levels of employees belonging to the different age group? देखिए एक केस यहाँ पर हमारे पास मेंशन है कि एक रिसर्चर है, वो इंटरेस्टेड है कि इम्प्लॉइज का जॉब स्ट्रेस जो है वो उसे जो है वो स्टडी करना है एक टास्क को करते हुए। राइट, सो यहाँ पर एक 120 इंप्लॉइज को लिया जा रहा है। राइट, फ्रॉम थ्री डिफरेंट एज ग्रुप्स, तो हमारे जो एज ग्रुप हैं वो तीन हैं। हाइपोथेटिकली मान लेते हैं कि हमारा जो एज ग्रुप है वो 21 से 30 है। राइट, हाइपोथेटिकली हम इसको ले रहे हैं। 31 से 40 है और 41 से 50 है। लेट्स सपोज ये तीन एज ग्रुप हमारे पास हैं और अब हमें यहाँ पर जो है वो स्टडी करना है उनका स्ट्रेस लेवल। राइट, और जो डेटा है हमारा वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है यानी कि सिमेट्रिक डेटा है। राइट,
सो यहाँ पर रिसर्चर किस में इंटरेस्टेड है? टू कंपेयर द एंग्जाइटी लेवल्स। तो जो एंग्जाइटी लेवल्स हैं वो इन्होंने रिपोर्ट करे होंगे, तो हमें कंपेयर करना है कि क्या इन तीन एज ग्रुप्स के बीच में कोई डिफरेंस है। तो इस केस में जो टेस्ट है वो हमारा कौन सा यूज होगा? तो देखिए, क्योंकि हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है और तीन ग्रुप्स को हम कंपेयर कर रहे हैं, तो इस केस में जो टेस्ट हम यूज करेंगे वो है हमारा वन वे एनोवा। याद रखेंगे, वन वे एनोवा हम यूज करते हैं जब हमारा डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हो और हमारे जो ग्रुप्स हैं वो दो से ज्यादा हों। जैसे यहाँ पर देखिए, तीन ग्रुप्स हैं मिनिमम, तीन ग्रुप्स हैं हमारे जिनको हम कंपेयर करना चाह रहे हैं, उनके एंग्जाइटी लेवल्स को कंपेयर करना चाह रहे हैं। तो इस केस में हमारा वन वे एनोवा टेस्ट जो है वो यूज होगा। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ ए स्टैटिस्टिकल टेस्ट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ कमिटिंग। तो देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है, राइट, वो कौन सा एरर कमिट करने की प्रोबेबिलिटी होती है। ऑप्शंस है हमारे पास, टाइप 2 एरर, रिस्क, टाइप 1 एरर, या फिर दोनों, टाइप 1 एंड टाइप 2 एरर। तो देखिए, जो हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है, लेट्स सपोज हम 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस ले रहे हैं, तो इसका हमारा मतलब क्या होता है कि 5% चांस है कि हम गलत हो सकते हैं, राइट। तो ये कौन सा एरर हम कमिट कर सकते हैं? इसको हम बोलते हैं टाइप 1 एरर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, लेट्स सपोज एक पर्टिकुलर कंपनी है जो एक ड्रग को टेस्ट कर रही है, राइट। तो आपका जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या होगा कि जो ड्रग है उसका कोई इफेक्ट नहीं है, राइट। लेट्स सपोज जो ड्रग है उसका चेक आप करना चाह रहे हैं ब्लड प्रेशर के ऊपर, तो आपने बोल दिया कि ड्रग का जो इफेक्ट है वो ब्लड प्रेशर के ऊपर होता है, ये है हमारा H1, राइट। H0 हमारा नल हाइपोथेसिस हो जाएगा कि जो इफेक्ट है वो है, राइट। तो इस केस में हम मान रहे हैं कि इफेक्ट है, यहाँ कह रहे हैं इफेक्ट नहीं है। सो हमारा टाइप 1 एरर क्या होगा? टाइप 1 एरर होता है जब हम नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर देते हैं व्हेन इट इज ट्रू। सो नल हाइपोथेसिस हमारा क्या है? देयर इज नो इफेक्ट। लेकिन लेट्स सपोज इन रियलिटी हमने क्या किया, हमने नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर दिया, राइट। तो इसका क्या मतलब है कि जो मेडिसिन थी, इसका इफेक्ट बेसिकली नहीं था, लेकिन हमने मान लिया कि इफेक्ट था, तो इसको हम कहेंगे टाइप 1 एरर। राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वी आर रिजेक्टिंग द नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। यानी कि क्या था कि देयर वाज नो इफेक्ट ऑफ द मेडिसिन बट वी बिलीव्ड दैट द मेडिसिन हैज इफेक्ट। हम रिजेक्ट कर रहे हैं नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू। अगर हम इसको रिजेक्ट कर रहे हैं, इसका मतलब है जो हमारा अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस है इसे हम एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट देयर इज अ इफेक्ट ऑफ a drug on lowering the blood pressure। तो इस तरह के इफेक्ट जो हमारा एरर होता है इसको हम टाइप 1 एरर बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज which test is used in place of ANOVA when assumptions of normality and homogeneity are not satisfied। so देखिए, यहाँ पर बोला जा रहा है कि ANOVA की जगह हम कौन सा टेस्ट यूज करेंगे अगर हमारे डाटा की जो नॉर्मेलिटी है और होमोजेनिटी है, ये कंडीशंस यहाँ पर मीट नहीं होती हैं, राइट। तो देखिए, एनोवा क्या है? हमारा एक पैरामीट्रिक टेस्ट है, राइट। अगर नॉर्मेलिटी हम की अजम्पशन मीट नहीं हो रही है, होमोजेनिटी की अजम्पशन मीट नहीं हो रही है, इट मींस हमें नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, राइट। तो ऑप्शंस यहाँ पर दिए हुए हैं, मान विटने टेस्ट जिसको हम यू टेस्ट भी बोलते हैं, क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जिसको हम एच टेस्ट भी बोलते हैं, विल्सन साइंड रैंक टेस्ट, और उसके अलावा दिया गया है कोल्मग्रो एंड स्मिर्नोव टेस्ट। तो देखिए, जो एनोवा है हमारा, इसका काउंटर पार्ट हमारा होता है क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट जिसको हम एच टेस्ट भी बोलते हैं। जब हमें तीन ग्रुप्स को कंपेयर करना होता है, उनके डिफरेंसेस को कंपेयर करना होता है, और अगर डेटा हमारा नॉर्मल है तो उस केस में हमारा एनोवा यूज होता है। लेकिन जब हमारा डाटा नॉर्मल ना हो तो इसका जो हमारे पास अल्टरनेटिव है वो है बेसिकली एच टेस्ट जिसको हम क्रुस्कल वॉलिस टेस्ट भी बोलते हैं। सो राइट आंसर हमारा यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। Next question is what will be the value of coefficient of correlation when the regression coefficient bxy is 1.6 and byx is 0.4। तो हमें यहाँ पर जो है वो वैल्यू ऑफ कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन निकालनी है, यानी कि आर निकालना है, और हमें यहाँ पर दोनों रेग्रेशन कोफिशिएंट्स जो हैं वो दिए हुए हैं। तो आर निकालने का हमारा फॉर्मूला यहाँ पर क्या होगा? वी एक्स वाई इंटू बी वाई एक्स का स्क्वायर रूट, राइट। सो आर हमारा कैसे निकलेगा? यहाँ पर आर में देखिए, वी एक्स बाई हमें यहाँ पर दिया हुआ है 1.6, और जो बी वाई एक्स है वो दिया हुआ है 0.4। सो दोनों को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 64 आएगा। अगर हम टू प्लेसेस के बाद हमारा डेसिमल आएगा तो ये आ जाएगा हमारा 0.64 का स्क्वायर रूट। तो अगर हमारा यहाँ पर आर है वो क्या होगा? दैट विल बी 0.8, राइट। तो यहाँ पर देखिए, हमारा जो राइट आंसर बनेगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी। और अगर आप यहाँ पर देखते हैं कि हमारा साइन क्या रहेगा, क्योंकि देखिए दोनों हमारे रेगुलेशन कोएफिशिएंट्स पॉजिटिव में है, तो ये अल्टीमेटली हमारा पॉजिटिव साइन में ही आएगा। ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर दिया हुआ है। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर डी 0.8।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज रैंडम सैंपल मेथड इज द बेस्ट मेथड ऑफ सैम्पलिंग बिकॉज। देखिए इस क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो हमारा रैंडम सैंपल मेथड होता है, जो कि हमारा एक प्रोबेबिलिटी सैंपलिंग टेक्निक है, वो बेस्ट मेथड जो है वो क्यों माना जाता है। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस जो हैं वो दिए गए हैं। इट इज लेस एक्सपेंसिव, इट इज टाइम सेविंग, इट इज लेबर सेविंग एंड द सिलेक्शन ऑफ यूनिट्स इज अनबायस्ड। देखिए जब भी हम रैंडम सैंपलिंग का यूज करते हैं, हम दो तरह से रैंडम सैंपलिंग कर सकते हैं। एक तो हम लॉटरी मेथड का यूज करते हैं, राइट, और दूसरा हम जो रैंडम नंबर टेबल है उसको हम यूज कर सकते हैं। तो इन दो तरीकों से हम जो है वो रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज कर सकते हैं, राइट। जब भी हम रैंडम सैम्पलिंग टेक्निक को यूज करते हैं तो उसमें रिसर्चर की जो बायसनेस है वो नहीं होती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर पॉइंट नंबर डी बनेगा, जिसमें बोला जा रहा है कि द सिलेक्शन ऑफ यूनिट इज अनबायस्ड। जो रिसर्चर की बायसनेस है वो यहाँ पर रोल प्ले नहीं कर रही होती है, राइट। जो ऑब्जेक्टिव तरीका है उससे हम यहाँ पर सैंपल को ड्रॉ कर सकते हैं। कोई भी यहाँ पर सब्जेक्टिविटी इन्वॉल्व नहीं है, बायसनेस इन्वॉल्व नहीं है। इसलिए हमारा राइट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी। और रैंडम सैंपल को इसलिए प्रेफर किया जाता है क्योंकि यहाँ पर जो है वो अनवाइज तरीके से जो यूनिट्स की सिलेक्शन है वो करी जा सकती है। Second question is whose statement is the following? A stratified random sampling balances the uncertainty of random sampling against the bias of deliberate selection. तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, एक स्टेटमेंट दी गई है कि स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग जो है वो बैलेंस कर देती है जो रैंडम सैम्पलिंग की अनसर्टेनिटी होती है अगेंस्ट द बायस ऑफ डेलिबरेट सिलेक्शन। तो इसको किसने बोला था? ग्रोहमैन, यूल एंड कैंडल, स्नेटकॉर या फिर बॉयले। तो देखिए इस स्टेटमेंट को दिया था ग्रोहमैन ने। तो ये देखिए फैक्ट बेस्ड क्वेश्चन है, इस तरह का क्वेश्चन है तो ये आपको एग्जाम में याद ही रखना होता है। तो याद रखना है, ये वाली स्टेटमेंट दी है ग्रोहमैन ने। नेक्स्ट क्वेश्चन इज कार्ल पियर्सन्स कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन इज ऑलवेज। तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि कार्ल पियर्सन का जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है वो किन दो वैल्यूज के बीच में होता है। बहुत इजी क्वेश्चन है। ऑप्शंस यहाँ पर दिए गए हैं, मोर देन वन, सेकंड इज लेस देन -1, थर्ड इज बिटवीन -1 एंड +1 एंड फोर्थ वन इज मोर देन 0। देखिए जो हमारा कार्ल पियर्सन का कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन होता है ये हमारा होता है बिटवीन -1 एंड +1। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। Next question is a bag contains 5 white, 4 black, 7 yellow and 6 red balls. What is the probability of drawing a black or a red ball at random? तो देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है कि एक बैग में 5 व्हाइट, 4 ब्लैक, इसके अलावा 7 येलो और 6 रेड बॉल्स दी हुई हैं। हमें प्रोबेबिलिटी निकालनी है ड्राइंग अ ब्लैक और रेड बॉल, यानी कि या तो ब्लैक बॉल आए या रेड बॉल आए, उनकी जो उसकी प्रोबेबिलिटी है वो हमें निकालनी है, राइट। ऑप्शंस हमारे पास दिए गए हैं तो इसे हम कैसे निकालेंगे? फॉर्मूला इसके लिए हम क्या यूज करेंगे? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, राइट। तो ये हमारा आ जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, क्योंकि यहाँ पर हमें दोनों बोला गया है, ब्लैक एंड बी। सो हमारा फॉर्मूला ये बन जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, राइट। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए है हमारी प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग अ ब्लैक बॉल, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी का मतलब है प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्राइंग ए रेड बॉल, राइट। पहले हम यहाँ पर टोटल नंबर ऑफ वॉल्स को कैलकुलेट करेंगे तो वो कितनी हो जाएंगी? 5 हमारे पास यहाँ पर व्हाइट वॉल्स हैं, 4 जो है वो ब्लैक हैं, 7 येलो है और 6 रेड है। तो ये कितनी होगी? 5 + 4 9 + 7 16 एंड +6 22, राइट। इट इज 22 बेसिकली, राइट। सो अब हम यहाँ पर काउंट करेंगे फेवरेबल आउटकम। फेवरेबल आउटकम हमारे क्या है? हमें यहाँ पर क्या निकालना है? ब्लैक और रेड बॉल। ब्लैक बॉल्स कितनी है? हमारी 4 है, राइट। सो ये हमारा पहला फेवरेबल आउटकम है। और सेकंड फेवरेबल आउटकम की अगर हम बात यहाँ पर करते हैं तो वो है हमारी, यहाँ पर क्या बोला गया है? रेड बॉल। तो रेड कितनी है? 6 है। तो फेवरेबल आउटकम्स हमारे कितने हो जाते हैं? यहाँ पर फेवरेबल आउटकम्स हमारे हो गए 4 + 6 इज इक्वल टू 10, राइट। तो हमारी प्रोबेबिलिटी क्या निकल आएगी? प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग अ ब्लैक, प्रोबेबिलिटी ऑफ ड्रॉइंग ए ब्लैक या फिर रेड बॉल, अगर हम यहाँ पर बात करें ब्लैक और रेड बॉल, तो कितनी हो जाएगी? हमारे फेवरेबल आउटकम कितने हैं? 10, और टोटल आउटकम आउटकम कितने हैं? 12। तो दिस विल बी अवर राइट आंसर 10/22, जो यहाँ पर देखिए दिया हुआ है ऑप्शन नंबर सी में। राइट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी। Next question is if the two regression lines cut each other at the right angle, then the value of coefficient of correlation will be, right। तो यहाँ पर देखिए बोला जा रहा है कि जो हमारी दो रेग्रेशन लाइंस हैं
राइट। अगर एक दूसरे को राइट एंगल पे कट करती हैं तो हमारी जो आर है वो यहाँ पर कितनी होगी। तो इस केस में हमारी जो आर है, ये जो हमारा कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है, वो बेसिकली जीरो हो जाता है। राइट। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो हमारा प्रोडक्ट होता है दो रिग्रेशन लाइंस के स्लोप का, वो माइनस होता है, जिसका -1 होता है बेसिकली, जिसका मतलब होता है कि जो कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन है बिटवीन वेरिएबल्स, वो जीरो हो जाएगा, जो इंडिकेट करता है कि वेरिएबल्स के बीच में कोई लीनियर रिलेशनशिप जो है वो नहीं है। सो अगर हमारी दो रिग्रेशन लाइंस कट कर रही हैं राइट एंगल के ऊपर, इसका मतलब कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन हमारा जो है इस केस में जीरो हो जाएगा, विच इंप्लाइज दैट देयर इज नो लीनियर रिलेशनशिप अमंग द वेरिएबल्स। राइट आंसर विल बी जीरो, यानी कि ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मेन स्टेप ऑफ स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन इज। तो देखिए इस क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन का जो मेन स्टेप है बेसिकली वो क्या होता है। राइट। तो यहाँ पर देखिए ऑप्शंस दिए गए हैं, कलेक्शन ऑफ डेटा, लोकल कॉरेस्पॉन्डेंट, इन्यूमरेटर, या फिर नन ऑफ द एबव। राइट। देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कलेक्शन ऑफ डेटा। तो देखिए जब भी हम कोई स्टैटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन करते हैं, यानी कि ऐसे स्टडी करते हैं जहां पर स्टैटिस्टिकल एनालिसिस जो है वो इन्वॉल्व होता है, तो वहां पर मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज होती है कि हमें इन्फ्रेंसेस निकालने होते हैं बेसिकली। राइट। तो इन्फ्रेंसेस हमें निकालने हैं, मीनिंगफुल इंसाइट्स हमें निकालने हैं, जिसके बेस के ऊपर हम कोई डिसीजन मेकिंग जो है वो कर सकें। राइट। तो उस केस में सबसे इंपॉर्टेंट चीज हमारे लिए क्या होगी? कलेक्शन ऑफ द डेटा। क्योंकि अल्टीमेटली हम एनालिसिस किस चीज का करेंगे? एनालिसिस अल्टीमेटली हम करेंगे डेटा का। राइट। डेटा हम कलेक्ट करेंगे, उसी का हम एनालिसिस करेंगे, और उसी से हमारा अल्टीमेटली जो है वो डिसीजन निकल करके आएगा, इन्फ्रेंस निकल करके आएगा। सो कलेक्शन ऑफ डेटा हमारा मेन स्टेप होता है स्टेटिस्टिकल इन्वेस्टिगेशन में। सो राइट आंसर यहाँ हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। Next question is which one of the following is not an essential factor of a sample, right? तो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है हमसे कि कौन सा essential factor नहीं है एक सैंपल का। चार ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए हुए हैं। सबसे पहले देखिए दिया गया है रिप्रेजेंटेटिवनेस, इसके बाद है हमारे पास एडिक्वेसी, देन वी हैव सिमिलैरिटी, एंड देन वी हैव डिपेंडेंस। राइट। तो देखिए एक जो हमारा सैंपल है ऑब्वियसली वो रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए, जो हमारी टारगेट पॉपुलेशन है उसको वो रिप्रेजेंट करे। इसके अलावा वो एडिक्वेट भी होना चाहिए। एडिक्वेट होने के साथ साथ सिमिलैरिटी, जो सिमिलैरिटी है डेटा में वो भी हमारे होने चाहिए, लेकिन जो हमारा डेटा है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए, ना कि डिपेंडेंट। राइट। सो डिपेंडेंस एक असेंशियल फैक्टर नहीं है हमारे सैंपल का। जैसे हम पढ़ते भी हैं तो हम बात करते हैं इंडिपेंडेंस ऑफ सैंपल की, कि हमारा जो सैंपल है वो इंडिपेंडेंट होना चाहिए। सो राइट आंसर हमारा इस केस में यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, डिपेंडेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रोफेसर बेली हैज डिस्क्राइब्ड द एडिटिंग प्रोसेस। तो यहाँ पर देखिए प्रोफेसर बेली ने जो एडिटिंग प्रोसेस है उसको किस तरह से डिफाइन किया, ये हमें यहाँ पर बताना है। सबसे पहले देखिए यहाँ पर बोला जा रहा है, ऑप्शन नंबर 1 है फॉर यूनिफॉर्मिटी, सेकंड इज फॉर कंप्लीटनेस, थर्ड इज फॉर एक्यूरेसी, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव। राइट। तो देखिए एडिटिंग जो है वो हम क्यों करते हैं? जब भी हमारा डेटा कलेक्ट हो जाता है, उस डेटा हम क्लीन करते हैं, तो वहां पर एडिटिंग की प्रोसेस होती है, वो हम क्यों करते हैं? ताकि डेटा हमारा यूनिफॉर्म रहे। राइट। इसके अलावा जो डेटा है उसमें हमारे कंप्लीटनेस हो, उसमें एक्यूरेसी हो। तो जितने भी यहाँ पर पॉइंट दिए गए हैं ये सारे ही रेलिवेंट हैं। इस केस में हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द एबव। राइट। तो एडिटिंग प्रोसेस में ये तीनों ही चीजें आती हैं, तो इसलिए डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट आर द मेन यूजेस ऑफ काई स्क्वायर टेस्ट। देखिए काई स्क्वायर टेस्ट के यहाँ पर हमसे यूजेस जो हैं वो पूछे गए हैं। तो काई स्क्वायर टेस्ट जो कि हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है, इसका यूज हम किन किन चीजों के लिए करते हैं? सो ऑप्शंस हमारे पास यहाँ पर दिए गए हैं। सबसे पहले है टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस, सेकंड इज टेस्ट ऑफ गुडनेस ऑफ फिट, थर्ड इज टेस्ट ऑफ होमोजेनिटी, एंड फोर्थ इज ऑल ऑफ द एबव। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, विच इज ऑल ऑफ द एबव। सो काई स्क्वायर जो टेस्ट है इसका यूज हम टेस्ट ऑफ इंडिपेंडेंस के लिए भी करते हैं। राइट। गुडनेस ऑफ फिट के लिए भी हम इसका यूज करते हैं। इसके अलावा होमोजेनिटी के टेस्ट के लिए भी हम काई स्क्वायर टेस्ट का यूज कर सकते हैं। तो तीनों ही इसके यूज होते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑल ऑफ द एबव, यानी कि ऑप्शन नंबर डी।
नेक्स्ट क्वेश्चन इज स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन एक्सप्लोर्स रिलेशनशिप बिटवीन। सो देखिए यहाँ पर पूछा जा रहा है कि स्पीयरमैन की जो रैंक कोरिलेशन होती है वो किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है। तो एक बात आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए कि जो स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन है ये एक हमारा एक तरह से नॉन पैरामीट्रिक जो मेजर है वो हो जाता है, राइट। तो यहाँ पर किन दो चीजों के बीच में रिलेशनशिप को ये एक्सप्लोर करती है, ऑप्शन है हमारे पास टू ऑर्डिनल डेटा, टू इंटरवल डेटा, टू रेशियो डेटा या फिर टू नॉमिनल डेटा। तो देखिए स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन यहाँ पर रिलेशनशिप को मेजर करती है टू ऑर्डिनल डेटा के बीच में। ऑर्डिनल डेटा जिसमें बेसिकली हम ऑर्डर चेक करते हैं, हम रैंक चेक करते हैं एक तरह से, राइट। तो रैंक कोरिलेशन ही हम स्पीयरमैन की जो कोरिलेशन है इसको रैंक कोरिलेशन ही बोला जाता है। तो रैंक के साथ रैंक ही आपको यहाँ पर मैच करना है। ऑर्डिनल ऑर्डर का मतलब ही एक तरह से रैंक यहाँ पर होता है। तो ऑर्डिनल डेटा के बीच की रिलेशनशिप को एक्सप्लोर करती है स्पीयरमैन रैंक कोरिलेशन। Next question is which of the following is related to positive association of attribute, राइट। तो यहाँ पर हमारे पास कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं और पूछा गया है कि पॉजिटिव एसोसिएशन किन दो वेरिएबल्स के बीच में है। ऑप्शंस में देखिए हमारे पास यहाँ पर मेंशन्ड है हेल्थ एंड हाइजीन, सेकंड इज ऑनेस्टी एंड बोल्डनेस, देन वी हैव वैक्सीनेशन एंड अकरेंस ऑफ डिसीज एंड देन हेल्थ एंड ऑनेस्टी, राइट। तो देखिए यहाँ पर पॉजिटिव एसोसिएशन किसके बीच में होगी। पॉजिटिव एसोसिएशन का मतलब होता है कि दोनों वेरिएबल्स जो है वो सेम डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए इस तरह की रिलेशनशिप हमारी होगी हेल्थ एंड हाइजीन के बीच में। जैसे ही आप हाइजीन को इंक्रीज करोगे, अपनी हाइजीन को आप बढ़ाओगे, आपकी हेल्थ भी जो है वो बेटर होना स्टार्ट हो जाएगी। तो हेल्थ और हाइजीन के बीच में हमें एक पॉजिटिव एसोसिएशन जो है वो देखने को मिलती है। सो राइट आंसर हमारा यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट। तो हमारा यहाँ पर पूछा गया है कि नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट जो है वो कौन सा होगा। नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हमारे वो टेस्ट होते हैं जो जनरली जो नॉर्मेलिटी की असम्पशन होती है उसको कंसिडर नहीं करते हैं, राइट। तो यहाँ पर ऑप्शंस में हमारे पास दिया हुआ है एफ टेस्ट, टी टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। तो देखिए काई स्क्वायर टेस्ट हमारा एक नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट है। बाकी जितने भी टेस्ट यहाँ पर मेंशन है एफ टेस्ट, जेड टेस्ट एंड टी टेस्ट, ये तीनों हमारे पैरामीट्रिक टेस्ट होते हैं। सो राइट आंसर इस केस में हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट इज वैलिड व्हेन द सैंपल साइज इज। तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम कब यूज करते हैं, कब वैलिड होता है, जब हमारा सैंपल साइज लार्ज हो, स्मॉल हो, लार्ज एंड स्मॉल दोनों हो या फिर नन ऑफ दिस। तो इन जनरल अगर हम बात करें तो नॉन पैरामीट्रिक टेस्ट हम यूज करते हैं जब हमारा जो सैंपल साइज है वो स्मॉल होता है। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज गुडनेस ऑफ फिट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन इज टेस्टेड बाय। सो गुडनेस ऑफ फिट जो डिस्ट्रीब्यूशन है उसको कौन सा टेस्ट यहाँ पर जो है वो टेस्ट करता है, जिसको हम यूज करते हैं ये हमें यहाँ पर बताना है। गुडनेस ऑफ फिट होती क्या है, गुडनेस ऑफ फिट का मतलब होता है कि जो हमारा मॉडल है जिसको हम टेस्ट करने जा रहे हैं वो मैच हम कर रहा है हमारे ऑब्जर्व्ड डेटा के साथ या फिर नहीं, उसको बेसिकली हम बोलते हैं गुडनेस ऑफ फिट। तो यहाँ पर ऑप्शंस हमारे पास दिए हुए हैं टी टेस्ट, एफ टेस्ट, जेड टेस्ट या फिर काई स्क्वायर टेस्ट। तो देखिए गुडनेस ऑफ फिट जो है वो काई स्क्वायर टेस्ट की हेल्प से मेजर होती है एक डिस्ट्रीब्यूशन की। सो राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिस्ट्रिक्टेड नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड सैम्पलिंग मेथड। तो देखिए क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि नॉन प्रोबेबिलिटी रिस्ट्रिक्टेड मेथड कौन सा है। नॉन प्रोबेबिलिटी और साथ में वो रिस्ट्रिक्टेड भी है, राइट। तो वो कौन सा सैम्पलिंग मेथड हमारा होगा। ऑप्शन है हमारे पास स्ट्रेटाफाइड सैम्पलिंग, बी इज कोटा सैम्पलिंग, सी इज क्लस्टर सैम्पलिंग एंड डी इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। तो देखिए इस क्वेश्चन का हमारा जो राइट आंसर होगा दैट विल बी ऑप्शन नंबर बी विच इज कोटा सैम्पलिंग, राइट। कोटा सैम्पलिंग जो है वो हमारी एक नॉन प्रोबेबिलिटी बेस्ड टेक्निक है जिसमें जितने भी हमारी यूनिट्स है पॉपुलेशन की सभी को चूज करने का जो चांस है वो नहीं होता है, लेकिन ये टेक्निक हमारी रिस्ट्रिक्टेड होती है। व्हाई दिस टेक्निक इज रिस्ट्रिक्टेड, बिकॉज इसमें होता क्या है, लेट्स सपोज हमारे पास मेन है, हमारे पास वुमेन है और हमने कोटा निर्धारित कर दिया कि हम 60% मेन से डाटा कलेक्ट करेंगे और 40% जो है वो वुमेन से डाटा कलेक्ट करेंगे। तो क्योंकि हमने यहाँ पर कोटा यहाँ पर डिसाइड कर दिया है तो इसलिए हमारी ये नॉन प्रोबेबिलिटी टेक्निक तो है लेकिन रिस्ट्रिक्टेड हो जाती है। तो इसलिए हमारा राइट आंसर यहाँ हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। सो ये था हमारा आज का सेशन जिसमें हमने स्टैटिस्टिक्स और रिसर्च के कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिस्कस किए जिन्हें डिफरेंट असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जामिनेशंस में पूछा गया था। आई होप आपको ये लेक्चर काफी पसंद आया होगा, आपने यहाँ से बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर ज्वाइनिंग, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट।